राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य 735-982 करने वाला राजवंश था। इनका शासनकाल लगभग 6वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। इस काल में उन्होंने परस्पर घनिष्ठ परंतु स्वतंत्र जातियों के रूप में राज्य किया। उनके ज्ञात प्राचीनतम शिलालेखों में 7वीं शताब्दी का राष्ट्रकूट ताम्रपत्र मुख्य है, जिसमें उल्लिखित है कि मालवा प्रांत के मानपुर में उनका साम्राज्य था, जो कि आज मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी काल की अन्य राष्ट्रकूट जातियों में अचलपुर, जो आधुनिक समय में महाराष्ट्र में स्थित एलिचपुर है, के शासक तथा कन्नौज के शासक भी शामिल थे। इनके मूल स्थान तथा मूल के बारे में कई भ्रांतियां प्रचलित है। एलिचपोर में शासन करने वाले राष्ट्रकूट बादामी चालुक्यों के उपनिवेश के रूप में स्थापित हुए थे, लेकिन दांतिदुर्ग के नेतृत्व में उन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को वहां से उखाड़ फेंका तथा आधुनिक कर्नाटक प्रांत के गुलबर्ग को अपना मुख्य स्थान बनाया। यह जाति बाद में मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के नाम से विख्यात हो गई, जो दक्षिण भारत में 753 एडी में सत्ता में आई। इसी समय पर बंगाल का पाल साम्राज्य एवं गुजरात के प्रतिहार साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व और उत्तर पश्चिम भूभाग पर तेजी से सत्ता में आ रहे थे। 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य के काल में गंगा के उपजाऊ मैदानी भाग पर स्थित कन्नौज राज्य पर नियंत्रण हेतु एक त्रिदलीय संघर्ष चल रहा था। उस वक्त कन्नौज उत्तर भारत की मुख्य सत्ता के रूप में स्थापित था। प्रत्येक साम्राज्य उस पर नियंत्रण करना चाह रहा था। मान्यखेत के राष्ट्रकूटों की सत्ता के उच्चतम शिखर पर उनका साम्राज्य उत्तर दिशा में गंगा और यमुना नदी पर स्थित दोआब से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। यह उनके राजनीतिक विस्तार, वास्तुकला उपलब्धियों और साहित्यिक योगदान का काल था। इस राजवंश के प्रारंभिक शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में यह राजवंश जैन धर्म के प्रभाव में आ गया था। दक्षिण भारत एवं गुजरात में मिले 75 शिलालेख 8 शिलालेख पे इनके वंश के बारे प्रकाश डालता है कि राष्ट्रकूट अपने आप को सात्यकी, जो यदुवंशी था, महाभारत में नारायणी सेना के प्रमुख 7 सेनापतियों में से एक था, उसी के वंश का राष्ट्रकूट है। विद्वान एवं इतिहासकार समर्थन करते हैं कि राष्ट्रकूट यदुवंशी क्षत्रिय है। 860 ही में उत्कीर्ण एक शिलालेख में बताया गया है कि राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग का जन्म यदुवंशी सात्यकी के वंश में हुआ था। गोविंद तृतीय 880 ई में उत्कीर्ण एक शिलालेख में लिखा है कि राष्ट्रकूट शासक वैसे ही अजय हो गए जैसे भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी में जन्म लेकर अजय हो गए थे। हलायुध द्वारा लिखी गई किताब कविरहस्य में भी राष्ट्रकूट राजाओं को यदुवंशी सात्यकी का वंशज लिखा गया है। अमोघवर्ष प्रथम द्वारा 950 में लिखित एक ताम्रपत्र में अपने आप को यदुवंशी लिखा है। 914 ई0 में एक ताम्रपत्र में दंतिदुर्ग को यदुवंशी लिखा गया है। 860 ई0 के पूर्व हमें राष्ट्रकूट राजाओं के वंश के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसके बाद दक्षिण भारत एवं गुजरात से मिले 75 शिलालेखों में से कुछ इनके वंश के बारे में प्रकाश डालते हैं। इनमें से 8 शिलालेख बताते हैं कि राष्ट्रकूट राजा यादववंश के थे। 860 ई0 में उत्कीर्ण एक शिलालेख में बताया गया है कि 2 अष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग का जन्म यदुवंशी सात्यकी के वंश में हुआ था। इस प्रकार राष्ट्रकूट वंश भगवान कृष्ण के सेनापति सात्यकी यादव का वंश है। ये यदुवंशी क्षत्रिय थे। गोविंद तृतीय 880 ई0 द्वारा उत्कीर्ण एक शिलालेख में लिखा है कि इस महान राजा के जन्म से राष्ट्रकूट वंश वैसे ही अजेय हो गया जैसे भगवान कृष्ण के जन्म से यादव वंश हो गया था। यह शिलालेख इस ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं कि राष्ट्रकूट यादव थे। हलायुध द्वारा लिखी गई किताब कविरहस्य में भी राष्ट्रकूट राजाओं को यदुवंशी सात्यकी का वंशज लिखा गया है।
अमोघवर्ष प्रथम द्वारा 950 ई शून्य में लिखित एक ताम्र पत्र में भी उन्होंने अपने आप को यादव बताया है। 914 ई शून्य के ताम्र पत्र में भी राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग को यादव सात्यकी का वंशज लिखा गया है। इन बातों से सिद्ध होता है कि राष्ट्रकूट राजा यादव थे। ये कन्नड़ भाषा बोलते थे, लेकिन उन्हें उत्तर ढक्कनी भाषा की जानकारी भी थी। अपने शत्रु चालुक्य वंश को पराजित करने वाले राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही ढक्कन साम्राज्य भारत की दूसरी बड़ी राजनीतिक इकाई बन गया, जो मालवा से कांची तक फैला हुआ था। इस काल में राष्ट्रकूटों के महत्व का इस तथ्य से पता चलता है कि एक मुस्लिम यात्री ने यहाँ के राजा को दुनिया के 4 महान शासकों में से एक बताया। अन्य शासक खलीफा तथा बाईजंतिया और चीन के सम्राट थे। ये संभवतः मूल रूप से द्रविड़ किसान थे, जो लातापुर लातूर उस्मानाबाद के निकट के शाही परिवार के थे। ये कन्नड़ भाषा बोलते थे, लेकिन उन्हें उत्तर डाकनी भाषा की जानकारी भी थी। अपने शत्रु चालुक्य वंश को पराजित करने वाले राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही दक्कन साम्राज्य भारत की दूसरी बड़ी राजनीतिक इकाई बन गया, जो मालवा से कांची तक फैला हुआ था। इस काल में राष्ट्रकूटों के महत्व का इस तथ्य से पता चलता है कि एक मुस्लिम यात्री ने यहाँ के राजा को दुनिया के 4 महान शासकों में से एक बताया। अन्य शासक खलीफा तथा बाईजंतिया और चीन के सम्राट थे। कई राष्ट्रकूट राजा अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे। दूसरे राजा कृष्ण प्रथम लगभग 756 से 773 ने एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया। इस राजवंश का प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष प्रथम ने, जिन्होंने लगभग 814 से 878 तक शासन किया, सबसे पुरानी ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के कुछ खंडों की रचना की थी। उनके शासनकाल में जैन गणितज्ञों और विद्वानों ने कन्नड़ व संस्कृत भाषाओं के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं वास्तुकला द्रविड़न शैली में आज भी मील का पत्थर मानी जाती है, जिसका एक प्रसिद्ध उदाहरण एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। अन्य महत्वपूर्ण योगदानों में महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा गुफाओं की मूर्तिकला तथा कर्नाटक के पतादकल में स्थित काशी विश्वनाथ और जैन मंदिर आदि आते हैं। यही नहीं, यह सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थित काशी विश्वनाथ और जैन मंदिर आदि आते हैं। यही नहीं, यह सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इस वंश के कई राजा युद्ध कला में पारंगत थे। ध्रुव प्रथम ने गंगवादी मैसूर के गंगवंश के राजाओं को पराजित किया। कांचीपुरम के पल्लवों से लोहा लिया और बंगाल के राजा तथा काननौज पर दावा करने वाले प्रतिहार शासक को पराजित किया। कृष्ण द्वितीय ने, जो 878 में सिंहासन पर बैठे, फिर से गुजरात पर कब्जा कर लिया, जो अमोघवर्ष प्रथम के हाथों से छिन गया था। लेकिन वे वेंगी पर फिर से अधिकार करने में असफल रहे। उनके पौत्र इंद्र तृतीय ने, जो 914 में सत्तारूढ़ हुए, कन्नौज पर कब्जा करके राष्ट्रकूट शक्ति को अपने चरम पर पहुंचा दिया। कृष्ण तृतीय ने उत्तर के अपने अभियानों लगभग 940 से इसका और विस्तार किया तथा कांची और तमिल अधिकार वाले मैदानी क्षेत्र 948-966 बटा 967 पर कब्जा कर लिया। दंतिदुर्ग 735-756, जिसे दंतेवर्मन या दंतिदुर्ग एक के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। कृष्ण एक 756-774, दंतिदुर्ग एक के चाचा कृष्ण एक ने बद्री कीर्तिवर्मन एक को परास्त करके 757 में नवोदित राष्ट्रकूट साम्राज्य का अधिकार ग्रहण किया। गोविंद दो 774-780, कृष्ण एक के बाद गोविंद एक सिंहासन पर बैठे। ध्रुव 780-793,
राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रवीण शासक ध्रुव अपने बड़े भाई गोविंदा II के बाद सिंहासन पर काबिज हुए। गोविंद III 793-814 वो एक प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा थे। अमोघ वर्ष 800-878 अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट वंश के सबसे बड़े राजाओं में से एक थे। कृष्ण II 878-914 अमोघ वर्ष एक के निधन के बाद कृष्ण II राजा बने। इंद्र III 914-929 कृष्ण I के पोते और चेदी राजकुमारी लक्ष्मी के पुत्र। अपने पिता जगततुंगा के समय से पहले निधन के कारण राज्य के सम्राट बने। गोविंद IV 930-935 अमोघ वर्ष द्वितीय के छोटे भाई चिकमगलोर के कालसा अभिलेख में वर्णित 930 में राष्ट्रकूट राजा बने। अमोघ वर्ष 934-939 इंद्र III के छोटे भाई, जिन्हें बद्दीगा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आंध्र में वेमुलावाड़ा के राजा अरिकेसरी और उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले अन्य सामंतों की सहायता से सम्राट ने वर्चस्व प्राप्त किया। कृष्ण III 939-967 अत्यंत वीर और कुशल सम्राट थे, एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक और निपुण सैन्य प्रचारक। उन्होंने कई युद्ध लड़े और फिर से जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खोटटिम अमोघ वर्ष 4 उन्होंने परमार राजा स्याका I ने मान्याखेत को तबाह कर दिया और खोटटिम अमोघ वर्ष 4 का निधन हो गया। कर्क II 967-973 कर्क I ने खोटटिम अमोघ वर्ष 4 अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट सिंहासन पर बैठाया। उसने चोलों, गुर्जर्स, हूणों और पंड्यों के विरोध में सैन्य विजय का समावेश किया और उसके सामंती पश्चिमी गंग राजवंश राजा मरासिम्हा II ने पल्लवों पर अधिकार कर लिया। इंद्र IV 973-982 पश्चिमी गंग राजवंश के सम्राट का भतीजा और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा था। खोटटिम अमोघ वर्ष चतुर्थ 968-972 अपनी राजधानी की रक्षा में विफल रहे और उनके पाटन ने इस वंश पर से लोगों का विश्वास उठा दिया। सम्राट भागकर पश्चिमी घाटों में चले गए, जहां उनका वंश साहसी गंग और कदम्ब वंशों के सहयोग से तब तक गुमनाम जीवन व्यतीत करता रहा, जब तक प्रथम चालुक्य ने लगभग 975 में सत्ता संघर्ष में विजय नहीं प्राप्त कर ली।